सभी को नमस्कार। टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा में मैं प्रिया इतिहास के इस सफरनामा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम एक क्विक रिकैप देंगे फ्रांस की क्रांति के कारणों को, यानी कि फैक्टर्स विच रिजल्टेड इन द रेवोल्यूशन। एक चित्र जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसमें आप कुछ लोगों को अपनी मांग को रखते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ था। और यह टॉपिक लाकर के हमें खड़ा करता है फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए। इस संदर्भ में जब हम एफआर को यानी कि फ्रांस की क्रांति को पढ़ते हैं, तो ये क्रांति 1789 में एक ऐसी भावना को उजागर कर रही थी जो राजशाही के निरंकुश शासन पर अंकुश लगाने का एक सफल प्रयास बनी। राजशाही या राजा के निरंकुश शासन पर अंकुश कैसे लगाया जाए, जब हम इस टॉपिक को और गहराई में पढ़ते हैं तो उसमें से एक खंड बनता है सामाजिक कारण, और वो सामाजिक कारण हमें एक गहराई तक पहुंचाता है, और वो गहराई है सामाजिक तत्वों की समझ को डेवलप करना। ये 1789 से 1799 तक की जो क्रांति थी, लगभग ये हमें रेवोल्यूशन का मतलब भी समझाती है, जो कि होता है फंडामेंटल चेंज इन द सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर। फंडामेंटल चेंज इन द सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर, ये हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाली जो भावनाएं जो फ्रांस ने उजागर की, जो कि राजशाही को फेंकने का तजुर्बा और एक प्रायोरिटी पर इस तरीके से डील कर रहे थे, तो इसको हम कैसे पलट रहे थे ये समझना है। और यही फ्रांस का समाज 3 तबकों में बटा हुआ था। ये जो लेयर्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी यहां पर आती है, ये जो लेयर्स ऑफ एफआर आता है, या जो हम समाज की समझ यहां डेवलप कर रहे हैं, ये फ्रांस की समझ एक पिरामिड स्ट्रक्चर पर आकर के रुकती है। और इस स्ट्रक्चर में हमें 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं। सबसे प्रथम लेयर, सबसे दूसरा चरण। इस तरीके से जो 3 बॉक्सेस हमारे पास बनते हैं, ये पहला, यह दूसरा और आखिर का ये तीसरा, ये मिलाकर के बनते हैं एस्टेट सिस्टम। ये मिलाकर के बनते हैं एस्टेट सिस्टम। एस्टेट की बैठक भी हुआ करती थी, और ये बैठक इन तीनों के तीनों लेयर्स की जो बैठक थी, वो लास्ट टाइम 1614 में हुई थी। लास्ट सिटिंग इनकी 1614 में हुई थी। और ये जो फर्स्ट एस्टेट यहां पे हम लिख रहे हैं, इसमें से ये फर्स्ट एस्टेट में, क्योंकि यूरोप में चर्च की एक अलग ही महत्व रहा, इस कारणवश ये जो पादरी वर्ग था, यानी कि ये जो क्लर्जी वर्ग था, ये सबसे टॉप पर रखा गया। और इसके बाद आया कुलीन वर्ग यानी कि नोबल्स। इसके बाद आया कुलीन वर्ग यानी कि नोबल्स। और तीसरे भाग को हमने अन्य 3 कैटेगरीज में विभाजित किया। और ये 3 कैटेगरीज क्या बनती हैं? सबसे पहली किसान वर्ग। अब इस किसान वर्ग को जब हम ओवरऑल देखते हैं, तो तब तो ये पेजेंट्स कहला गया, लेकिन इस किसान जनरलाइज्ड हायरार्की को, जो किसानों की एक जनरलाइज्ड हायरार्की बन रही थी, इसमें अन्य 3 लेवल्स पर जाकर के हम इसे बांट रहे हैं। सबसे ऊपर का जो ये लेयर है, ये अदालती कर्मचारियों का था। सबसे ऊपर का जो लेयर है, ये अदालती कर्मचारियों का था, तथा इसके अलावा एक व्यापारी वर्ग भी इसमें शामिल था, यानी कि मर्चेंट्स भी इसमें शामिल थे। मध्य में जो वर्ग आया, वो ऐसे किसान थे जिनके पास भूमि तो है, इसके अलावा कुछ इस तरीके के लोग भी थे जो कि पढ़े लिखे जिस तरीके से ये थे, इसी तरीके का एक तबका यहां पे डेवलप हो रहा था। परंतु जिसने सबसे ज्यादा मार झेली, वो तृतीय वर्ग का लास्ट लेयर था, यानी कि इसी तृतीय एस्टेट का, इसी थर्ड एस्टेट का ये लास्ट लेयर है, जिसमें लैंड लेस लेबरर्स थे।
जिसमें कि ये भूमिहीन किसान थे और भूमिहीन किसान के साथ साथ मजदूर भी थे। भूमिहीन किसान के साथ साथ मजदूर भी थे। सो दीज वर लैंडलेस लेबरर्स एंड पेजेंट्स। और ये जो वर्ग है ये मिला करके बनता है पेजेंट्स का एस्टेट। पेजेंट्स का एस्टेट या फिर किसान वर्ग। सो दिस 3-layer structure that was existing in the society, ये तृतीय 3 एस्टेट की प्रणाली जो फ्रांस के समाज में एग्जिस्ट कर रही थी, ये जन्मना अधिकारों के अनुसार बाय बर्थ राइट्स के बेसिस पर इस तीसरे एस्टेट को एक्सप्लॉइट करने का दम यहां पे दिखा रही थी। बिकॉज ऑफ विच जब हम इस पादरी वर्ग को जन्मना अधिकारों की वजह से, बाय बर्थ राइट्स की वजह से टैक्सेशन के एम्बिट से बाहर रखते हैं, दे वर नॉट द वन हु वर पेइंग द टैक्सेस। और इसी तरीके से क्योंकि ये कुलीन वर्ग थे, ये राजा के निकट थे, तो इसलिए इनसे भी कर नहीं लिया जाता था। परंतु जो 96% में था, परंतु जो 96% में था पॉपुलेशन के, वो ही सबसे ज्यादा और सारा का सारा कर दे रहा था। तो ये फ्रांस के तृतीय स्टेट की प्रणाली थी जो अभी आपने समझी, जिसे हम इस तरीके से ट्रायंगल की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेहतरी से हमें याद हो जाता है। So these are the 3 layers of France society, or rather French society. फ्रांस के समाज के 3 एस्टेट्स हैं जिसे हम एस्टेट सिस्टम के नाम से जानते हैं। राजा का जो गठबंधन था वो पादरी वर्ग और इस कुलीन वर्ग के साथ था, और इसलिए राजा ने इन दोनों को ही कर प्रणाली से बाहर रखा। ना केवल बाहर रखा, बल्कि यह भी कहा कि ये जो क्लर्जी वर्ग है ये एक तरीके का धार्मिक कर भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और इस धार्मिक कर को हम कहते हैं ताइद। इस धार्मिक कर को हम कहते हैं ताइद। और इसी के साथ साथ अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, which implies indirect and direct taxes were also extracted from the पेजेंट्री। सो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये इस तरीके के जो कर थे ये वसूले जा रहे थे। अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष कर यहां पे वसूले जा रहे थे, और ये किस चीज में रिजल्ट करते हैं? ये रिजल्ट करते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्री में। ये रिजल्ट करते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्री में, यानी कि किसानों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिनेरियो, यहां पे जो राजशाही के शासन पर जब हम अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं तो इस तरीके के शासकों का नाम हमारे सामने आता है। लुई 13, लुई 14, लुई 15 और लुई 16। लुई 16 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका शासन 1774 से 1792 तक चला, और क्रांति कब हो रही है? 1789 में। लुई 14 के समय पर प्रशासन जो फ्रांस एज अ कंट्री अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के स्टेजेस पर था, विकास की नीति पर चल रहा था, और इसका शासन चलता है 1643 से 1715 तक। इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में फ्रांस के समाज की जानकारी ली कि किस तरीके से यह फ्रांस का समाज बटा हुआ था। इसी तरीके की और गहरी जानकारी लेने के लिए टीजीटी, पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल, जो कि अध्ययन मंत्रा के मुख्य चैनल के साथ एक डेडिकेटेड वर्टिकल है, टीजीटी, पीजीटी और नेट के अभ्यर्थियों के लिए उनके लक्ष्य प्राप्ति की तरफ उनको लेकर के जाने के लिए आपको इसे एक सफल प्रयास बनाना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो के साथ साथ और अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी भी हम इसी तरीके से लाते रहेंगे। यूट्यूब के सेशंस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तथा सेलेक्टेड टॉपिक्स की झलक यूट्यूब की वीडियोस के माध्यम से देखते रहेंगे।